वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। हम बात कर रहे थे परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, गुणधर्म के चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हमने शुरुआत में बात की थी परमाणु सिद्धांत के बारे में। परमाणु सिद्धांत में हमने बात कर ली थी परमाणु की शुरुआती जो जानकारी है वो किसने दी, महर्षि कणाद ने दी, उसके बाद ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस ने दी थी। इसके बाद में हमने बात कर ली थी कि परमाणु का जो सिद्धांत दिया था, सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत दिया था वो डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट हमने परमाणु सिद्धांत थॉमसन के परमाणु सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था। थॉमसन के परमाणु सिद्धांत के अंदर जो कमियां रह गई थी उसके बाद में रदरफोर्ड आता है। रदरफोर्ड क्या करता है? रदरफोर्ड स्वर्णपत्र प्रयोग करता है। स्वर्णपत्र प्रयोग के आधार पर वो परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास करता है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु की संरचना होती है, उसमें वो बताता है कि परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से निर्मित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से निर्मित होता है। और इसके अलावा वो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जबकि जो धनावेशित भाग प्रोटॉन होता है वो नाभिक के परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। इतना कुछ बता देते हैं वो। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमी ये है कि ये परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाता। ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। किसकी व्याख्या? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। मतलब ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाता। परमाणु की स्टेबिलिटी किस प्रकार है भाई, ये बता रहा है कि परमाणु जो होता है, रदरफोर्ड के अनुसार क्या कह रहा है कि जो नाभिक होता है उसके चारों ओर परमाणु इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। जबकि मैक्सवेल क्या कहता है? मैक्सवेल ये कहता है कि जब परमाणु के चारों ओर नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं परमाणु के अंदर, तो चक्कर लगाते लगाते इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कमी आती है। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कमी होने के कारण क्या है, वो अंततः नाभिक के अंदर समाहित हो जाते हैं। और जब नाभिक के अंदर आ जाएंगे तो परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो वो ये जो रदरफोर्ड है ये तो बताता है कि जो परमाणु होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस कारण क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के दौरान अपनी ऊर्जा की कमी करते हैं, या ऊर्जा में कमी आती है इलेक्ट्रॉनों की में, और उस कमी के कारण क्या है, अंततः इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक में समाहित हो जाते हैं, जिसके कारण परमाणु का अस्तित्व भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इसके बारे में वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संरचना को भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं वो। दूसरा है इलेक्ट्रॉन की संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संरचना है उसको भी क्या है, ये क्या करते हैं? नहीं समझा पाते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संरचना को क्या करते हैं, ये नहीं बता पाते कि कौन से जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर तो बताते हैं, लेकिन नाभिक के चारों ओर भी क्या है, किस जगह पाए जाते हैं, इसके बारे में व्याख्या नहीं कर पाता है। कौन? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल के अनुसार। मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस प्रकार होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन की गति को बारे में क्या बताता है? मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गति, मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गति ये कहता है जब इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो अपनी ऊर्जा, तो उनकी ऊर्जा में कमी आती है। उनकी ऊर्जा में क्या आती है? कमी। देखिएगा मैक्सवेल के अनुसार क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो जब इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो
उनकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी आती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अंत में नाभिक में समा जाते हैं। जिसके कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिसके कारण परमाणु का क्या होता है, अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मैक्सवेल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो लगातार चक्कर लगाने के कारण ऊर्जा में कमी आती है, और ऊर्जा में कमी आने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धीरे 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 किस में समाहित हो जाता है, नाभिक में समाहित होता था। जैसे देखिएगा ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है हमारे पास, नाभिक। अब ये नाभिक जो चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते 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 लास्ट में जा रहा क्या है, ऊर्जा कमी कण क्या है, किसके अंदर आ जाएगी, ये नाभिक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सवेल के अनुसार क्या है, जो रदरफोर्ड बताता है वो बात क्या होती है, गलत होती है। मैक्सवेल के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन की कमी आए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी, और कमी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा तो फिर परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये बताता है यहाँ पर। अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है नील्स बोर। क्या आता है, नील्स बोर की परिकल्पनाएं। नेक्स्ट बात करेंगे हम नील्स बोर की परिकल्पना। नील्स बोर की परिकल्पनाएं, इसमें नंबर 1 परिकल्पना के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। नील्स बोर क्या कहता है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जो धनावेशित कण प्रोटॉन से निर्मित होता है। धनावेशित कण प्रोटॉन से निर्मित होता है। धनावेशित कण किससे निर्मित होता है, प्रोटॉन से निर्मित होता है। नील्स बोर ये कहता है कि परमाणु का जो केंद्र होता है, उस केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, और जो नाभिक होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। और धनावेशित किसके कारण होता है, वो प्रोटॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, वो प्रोटॉन के कारण होता है। तो ये बताता है। दूसरा बात करता है नील्स बोर क्या कहता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के चारों ओर जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। कैसे पथ में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। और वो कैसा होता है, ये वृत्ताकार पथ निश्चित ऊर्जा वाले होते हैं, ऊर्जा युक्त होते हैं। ये वृत्ताकार जो पथ होते हैं वो निश्चित ऊर्जा युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चित ऊर्जा होते। यहाँ इससे पहले रदरफोर्ड भी, या फिर हम जे थॉमसन के बारे में बात करें, वो इस चीज़ को नहीं बता पाते हैं कि जो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में पाए जाते हैं। यहाँ पर नील्स बोर किसको बताता है, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं चारों ओर, और उसके बाद में निश्चित ऊर्जा युक्त पथ होते हैं। वो कैसे होते हैं, निश्चित ऊर्जा युक्त पथ होते हैं, जिन्हें
ऊर्जा स्तर या कोष कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर या क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं या सेल बोलते हैं, कोष बोलते हैं। अब ये जो कक्षाएं होती हैं, नंबर तीसरा जो हाइपोथेसिस दे रहा है, परिकल्पना दे रहा है वो नील्स बोर परमाणु के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, वो ये कहता है कि भाई ये जो कक्षाएं होते हैं नाभिक के चारों ओर सेकेंद्रीय कक्षों के रूप में, वृत्त के रूप में पाई जाती है। ये ऊर्जा स्तर या कोष नाभिक के चारों ओर सेकेंद्रीय वृत्त के रूप में पाई जाती हैं, सेकेंद्रीय वृत्त के रूप में पाई जाती हैं। सेकेंडरी वृत्त का रूप का मतलब ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कि यहाँ इनका जो केंद्र होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। जिन्हें n से व्यक्त करते हैं, जिन्हें n से व्यक्त करते हैं, इससे व्यक्त करते हैं, n से व्यक्त करते हैं। अब देखिएगा कैसे, ये नाभिक, वृत्ताकार पथ, नाभिक, ये प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर और चतुर्थ ऊर्जा स्तर। ठीक, इन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, n से। यहाँ प्रथम के लिए n बराबर 1 या n बराबर 2 या n बराबर 3 और यहाँ n बराबर क्या है, 4। ठीक, अब ये जो नाभिक होता है ये कैसे होता है, धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित हो रहा है। इन वृत्ताकार पथों में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, चतुर्थ कोष के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इनको। n बराबर 1 2 3 4, n बराबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये ऊर्जा स्तर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये ऊर्जा स्तर जो है नाभिक के चारों ओर सेकेंडरी वृत्त के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रम से, जिन्हें हम किससे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं। जो नाभिक के जितना नज़दीक होगा, सबसे नज़दीक जो होगा उसे प्रथम ऊर्जा स्तर कहते हैं, नाभिक से उससे दूर होगा उसे द्वितीय, उससे दूर होगा तृतीय, उससे दूर होगा चतुर्थ। इस प्रकार इनका नामकरण किया जाता है। तो इन्हें हम और भी नाम देते हैं, जैसे यहाँ K के नाम देते हैं, K है, L है, M है, और यहाँ पर किसका नाम दे देता है, कैपिटल N। ऊर्जा स्तरों को किससे नाम दर्शाते हैं, K, L, M और N, इसके रूप में भी इनको दर्शाया जाता है। तो ये बता रहा है, कौन बता रहा है, ये हमारे पास नील्स बोर के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस दो दे रहा है वो ये कहता है कि n का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की जो नाभिक से दूरी है और ऊर्जा है वो भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट नील्स बोर क्या कह रहा है, n का मान बढ़ने के साथ साथ, n का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की दूरी नाभिक से बढ़ जाती है तथा ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ही नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ेगी, और नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ने के साथ साथ ही उन कक्षाओं का ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि जो नाभिक के सबसे नज़दीक होगा कक्ष या कोष ऊर्जा स्तर, उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, सबसे नज़दीक होगा, सबसे पास में होगा।
और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये हमारे पास, अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि n जो है n बराबर 1 के लिए हमारे पास क्या था k, और n बराबर 4 के लिए हमारे पास क्या था n। तो अगर एनर्जी की बारे में बात करते हैं, एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो एनर्जी हमारे पास यहाँ पर n की एनर्जी क्या होगी, k से ज़्यादा होगी। एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, n की एनर्जी क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। किससे, k से, क्योंकि k की ऊर्जा क्या है, कम, और n की ऊर्जा क्या है, अधिक। ये नज़दीक है, ये क्या है, दूर। तो दूरी बढ़ने के साथ ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवी जो हाइपोथेसिस है इसकी, कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है, इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के बारे में बात कर रहा है वो। इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान h/2 पाई, NH/2 पाई का गुणज होता है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बोले तो MVr NH/2 पाई का गुणज होता है, NH/2 पाई का गुणज होता है। यानी कि हम कह सकते हैं MVr बराबर NH/2 पाई। यहाँ पर n बराबर क्या है, 1 2 3 4। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्या देखें, प्रथम कक्षा के लिए, प्रथम कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो भाई n बराबर क्या है, 1, तो MVr बराबर क्या होगा, 1 × h/2 पाई। तो क्या होगा हमारे पास, h/2 पाई। प्रथम कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान क्या आ गया, h/2 पाई। अगर हम बात करें दूसरी कक्षा के लिए, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, दूसरी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा भाई, हमारे पास यहाँ पर देखिएगा MVr बराबर, क्योंकि n बराबर क्या है हमारे पास, 2 है ना, तो 2h/2 पाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, MVr बराबर h/पाई। कितना माना जाएगा, h/पाई। अगर हम तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3 के लिए लें, तो MVr बराबर 3h/2 पाई। अगर हम चौथी कक्षा के लिए लें n बराबर 4 के लिए, तो MVr बराबर क्या हो जाएगा, 4h/2 पाई। तो 2 से 2 कट गया, इधर है ना, 2 से 4, तो MVr बराबर 2h/पाई। ठीक, तो एक तो हमारे पास प्रथम कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान क्या है, h/2 पाई। द्वितीय के लिए हमारे पास क्या है, h/पाई। तीसरे के लिए क्या है, 3h/2 पाई। और चौथे के लिए कोणीय संवेग का मान क्या है हमारे पास, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग कितना होगा, 2h/पाई। तो ये बताने की कोशिश करता है वो यहाँ पर, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट परिकल्पना जो है नील्स बोर की, वो ये है कि बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में जब चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है। बोर के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई कमी
नहीं आती है, कोई कमी नहीं आती है। ये हमारे पास कौन सी है, छठी परिकल्पना है इसकी, कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से ऊर्जा प्राप्त करता है, अवशोषण करता है, तो उत्तेजित होकर वो क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करेंगे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे इस ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। सातवां पॉइंट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण या क्या होता है, उत्सर्जन। अवशोषण होगा या क्या होगा, उत्सर्जन होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा या फिर क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे अवशोषण और उत्सर्जन के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन, अब इसी का पॉइंट हम बात करें, ये जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। क्या करेगा, अवशोषण। माना ये हमारे पास, अब ये नाभिक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास ये निम्न ऊर्जा स्तर है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर में पहुँच रहा है तो यहाँ जब ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुँचेगा तो इस दौरान क्या होगा, ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण। ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण। क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण है। देखिएगा, दोबारा बोल रहा हूं मैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में जाता है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में जाता है, तो या तो ऊर्जा का अवशोषण होगा या ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। अब यहाँ पर हम बात करें, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, निम्न से क्या जा रहा है, उच्च ऊर्जा में जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक, जस्ट अपोजिट में बात करें हम यहाँ पर, दूसरे पॉइंट की बात करें यहाँ, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो, निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है। कैसे देखेगा, ये हमारे पास नाभिक,
निम्न ऊर्जा स्तर, और ये क्या है हमारे पास, उच्च ऊर्जा स्तर। यहाँ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर, ये निम्न ऊर्जा स्तर है, और ये हमारे पास क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर, हाई ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, उच्च से क्या आ रहा है, निम्न में आ रहा है, उच्च से क्या आ रहा है, निम्न में आ रहा है। तो इस दौरान क्या होगा, ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। क्या होगा, उत्सर्जन। ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो जब ऊर्जा का अवशोषण होगा और उत्सर्जन होगा तो उसके कारण क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे हम ऊर्जा स्तर का स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, ये स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है। विभिन्न ऊर्जा लेवलों के मध्य जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करते हैं या उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन के कारण क्या है, एक रेखीय क्रम प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं बोर मॉडल की कमियां। बोर मॉडल की कमियां, किसके बारे में बात करेंगे, बोर मॉडल की कमियां। बोर मॉडल की कमियां। बोर मॉडल की कमी में नंबर 1 हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो है ये मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम होता है ना, स्पेक्ट्रम रेखिक स्पेक्ट्रम होता है, ये भी सब लाइनों में डिवाइड होता है। तो उस सब लाइनों को, उप लाइनों को ये क्या करता है, नहीं समझा पाता ये। तो कहने का मतलब ये एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त जो परमाणु होते हैं ना, यानी कि केवल ओनली हाइड्रोजन के लिए ये मान्य है, लागू है। केवल हाइड्रोजन एटम के लिए लागू, केवल किसके लिए, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए लागू है। इसके अलावा इससे अधिक यानी कि हीलियम की बात करें या लिथियम बात करें और अन्य परमाणु के बारे में बात करें तो वहाँ पर क्या है, ये मॉडल काम नहीं करता है। ये कमी है, इसके ड्रॉबैक है इसका। नेक्स्ट, परमाणुओं के संयोग से बनने वाली अणुओं की जो आकृति होती है उसको भी ये नहीं समझा पाता। परमाणुओं के संयोग से जो अणु बनते हैं, विभिन्न परमाणु जो होते हैं आपस में संयोग करते हैं, संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। अणु दो प्रकार के होते हैं, समपरमाणु और विषम परमाणु। समान परमाणु से बनने वाले समपरमाणु जैसे H2O2 N2 और विषम परमाणु जैसे H2O है NH3 है। तो अलग अलग परमाणु से बनने वाले अणु और समान परमाणु से बनने वाले अणु जो होते हैं उनकी आकृति की व्याख्या नहीं कर पाता ये बोर मॉडल। ये भी हमारे पास इसकी कमी है। क्या कह सकते हैं, परमाणुओं से निर्मित अणु की आकृति के बारे में नहीं समझाता, के बारे में नहीं समझा पाता ये। और नेक्स्ट, उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से जब देखते हैं तो रैखिक स्पेक्ट्रम है वो भी अनेक लाइनों से निर्मित होता है, इसके बारे में नहीं पता था ये। रैखिक
स्पेक्ट्रम की वास्तविक संरचना को नहीं समझाता है। रैखिक स्पेक्ट्रम की वास्तविक संरचना को नहीं समझा पाता, अणु की संरचना के बारे में नहीं बता पाता, और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु होते हैं उनके स्पेक्ट्रम की भी ये व्याख्या नहीं कर पाता। तो इस प्रकार हमने डिस्कस किया परमाणु सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जे थॉमसन का सिद्धांत, रदरफोर्ड का सिद्धांत। फिर हमने बात की थी आपको बीच में मैक्सवेल के बारे में बताया था। उसके बाद नील्स बोर की परिकल्पनाएं और नील्स बोर की कमियां, इनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तत्वों का वर्गीकरण।